सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लोग राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी आ चुके हैं और ये अंदर का हम लोगों का व्यू है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अब हमारे उस साइड में हमारे बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं, जो अंदर की ओर जा रहे हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब ये हमारे अंदर की व्यू इतनी अच्छी लगती है, जैसे पर्यावरण जो होता है, वास्तव में पर्यावरण का दृश्य जो दिखाई देता है पशु पक्षियों, वनों एवं छोटे छोटे पेड़ पौधों के साथ, वो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। और बिल्कुल हूबहू जो नेचर का वास्तविकता होती है वो यहीं पे होती है। अब हमारे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और बच्चे अब एंट्री लेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग नेचर सफारी के लिए जाएंगे अंदर। और जाने के बाद जो भी हमारे वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों के पास नेचर सफारी के लिए तो टिकट मिल गया है, सॉरी जू सफारी के लिए टिकट मिल गया है, लेकिन नेचर सफारी के लिए टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन एक हमारे कैंडिडेट हैं जो हमें वहाँ तक लेकर चलेंगे जो बात। और आइए हम इसके अंदर की क्वालिटी क्या क्या इसमें गुण है उसको देखेंगे। ये इसकी चारों तरफ से जो पर्यावरण का दृश्य दिखाया गया है वास्तव में लाजवाब है। यहाँ पे एक बार ज़रूर आप अपने बच्चे को ला करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाइए, बल्कि उसको हर चीज़ से वाकिफ़ कराइए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि माइंड उसका रिफ़्रेश होता है। अब पढ़ना ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को अपने साथ एक बार कहीं ना कहीं घूमने के लिए ले जाइए। उसको दिखाइए कि वास्तव में हमारे बिहार में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। और ये हमारा मेन जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ से हम लोग जू सफारी के लिए निकलते हैं, ये हमारा मुख्य द्वार है। और यहीं से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। देखिए ये हमारे सामने जो दिखाई दे वो सफाई कर्मी है, जो उसकी सफाई में लगे हुए। यहाँ पे साफ़ सुथरा बिल्कुल दिखाई देता है। यहाँ पे मतलब किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं लगेगी, साफ़ सफाई बिल्कुल है। टॉयलेट हो, फर्श हो, बैठने की जगह, हर जगह सफाई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मी बिल्कुल अपना काम समय से और सुदृढ़ तरीके से करते हैं। चलिए हम आपको अपनी टिकट के साथ साथ अपने बच्चों के साथ ही मिलवाते हैं। ये आगे से इसका मुख्य द्वार जो बिल्कुल ऐसे लगता है मानो हम किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बना दिया गया है। आगे वहाँ पे हम लोग के लिए रिसेप्शन है, जहाँ पे हम लोग पूछताछ करके अंदर जा सकते हैं। और ये हमारे बाहर का वहाँ से दिख रहा है जो एरिया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल
हरी भरी एरिया है। यहाँ पे ऐसे माने बैठिए जैसे लगेगा कि हम लोग उस स्वर्ग की यात्रा पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग को सुख और शांति मिलता है। चलिए देखिए हमारे अंदर का व्यू। हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये यहाँ से टिकट के लिए काउंटर बना हुआ है। यहाँ से टिकट ले करके अंदर की ओर जाएंगे हम। फाइनली मेरे दोस्त हम लोग राजगीर आ चुके हैं जू सफारी के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जू सफारी में एंट्री लिए और ये हमारी लगभग 43 हमारे बच्चे हैं जो हमारे राजगीर जू सफारी के लिए आए हुए हैं और उनको हम एंट्री दिलवा दिए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग को वॉशरूम के लिए फ्रेश होने के लिए और ये आए और इसके बाद हम लोग निकलेंगे उस सफारी के साथ जहाँ पे लगभग 1 घंटे सवा घंटे के आसपास हम लोग को वहाँ पे टाइम लगेगा। फिर हम लोग उधर से आकर के नेचर सफारी के लिए विजिट करेंगे। यहाँ पे दिखेंगे शाकाहारी हिरन। अब इसी तरह से हम चलेंगे 5 इंक्लोजर जो बारी बारी से चलेंगे 5 सफारी। इसके बाद हम चलेंगे बेर सफारी, लेपर सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी, जो हम बारी बारी से सब में चलेंगे। पूरे सफारी 472 एकड़ में 16.5 किलोमीटर, जो हम लोग का 1 घंटे की समय मिली है। आपको एनिमल जंगल में खुले हुए कहीं भी दिख सकते हैं, क्योंकि जू और सफारी में यही अंतर है कि जू में एक जगह एनिमल बंद रहते हैं, हम लोग आसानी से 100% देख के चले आते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एनिमल खुले हुए हम लोग बंद हैं। यहाँ एनिमल की मर्जी चलते हैं, कभी जंगल में, कभी रोड पर है, कभी पंजा भी चला रहे हैं। मैंने वो अपने मूड में दिखाते हैं, यहाँ कहीं भी दिख सकते हैं। थोड़ा सा बिंदु से देखते चले, जहाँ भी दिखेंगे वहाँ हम गाड़ी रोकेंगे, बिल्कुल कहिएगा हम भी रोकेंगे। भोजन की व्यवस्था अलग से भी की जाती है, मतलब इसी में? जी हाँ, जो शाकाहारी है शाकाहारी, बाकी जो मांसाहारी मांसाहारी, सभी का खाना बाहर से व्यवस्था किया है। जंगल के भरोसे नहीं, बाकी तो हिरन घास पत्ते खा के रह जाते हैं, फिर भी इनको दिए जाएंगे। जैसे में इनके लिए भोजन क्या आता है अलग से? जैसे में इनको घास पत्ते खाते हैं, तो घास पत्ते ही हम देंगे बाहर से ला के बिचाली, उसमें दाना मिला के देते हैं, कैल्शियम वगैरह देते हैं। 40 एकड़ करता है, जैसे पूरे एरिया पूरे 472 हम बताएं, इसी को 5 डिवाइड में बात किया गया है। अब हिरन से हम बाहर चल रहा है। अब हिरन के बाहर चलने के बाद हम चलेंगे बेर सफारी भालू अगले। जो आपको पेड़ों पे रहेंगे, छिप के रहेंगे, इनका नेचर ही है जंगल में छिप के रहना, छिप के शिकार करना। यही कहीं भी बैठेंगे तो हाथ लगा के बैठे हुए छिप के रहेंगे। यही अचानक हमला करते हैं गला पर, क्योंकि ये खून पीते हैं, पानी की जगह अपने प्यास मिटाते हैं खून से। ये बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम के नाम है, नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। जाते तो कभी कभी दिखता होगा ना? हाँ, अचानक कभी कभी दिखता है हम लोग का, रोड पर आएगा अचानक कहीं बैठा हुआ होगा नीचे जमीन तो दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, शायद कहीं दिख जाए, नहीं तो फिर ये जगह चलेंगे वहाँ पे दिखेगा एक। सारे लोग अच्छे से देखिएगा, नहीं तो वहाँ चेक कराना पड़ेगा आप लोगों को। सर
एक दिखाई देना चाहिए कम से कम। एक ही नहीं है, जंगल में 4 खुला हुआ है। जंगल में दिख नहीं रहा है ना हम लोग का, वो तो बंद किया गया है कि नहीं, देखने के बाद हम वहाँ चल के देख लेते हैं बंद। इसको एक यहाँ पर बंद है जी हाँ, और सब जंगल में दिखाने के लिए रखा गया ताकि लोग आए तो निराश होकर ना जाए, आप देख ले कम से कम। हाँ, ऐसे वो नहीं वहाँ पर रहेंगे तो हम लोग खाली खाली चले जाएंगे वापस। देखिए वो खुले मिलेंगे ना, ये दिखाई देंगे, खुले मिलेंगे। यहाँ सभी 4 टाइगर है सर, लेकिन क्या है कि टाइगर अकेला ही रहना पसंद करते हैं जंगल में, इसलिए यहाँ बारी बारी से एक एक करके ही खोले जाते हैं। सफारी की तरफ से आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का संग्रह किया गया है जो हमारे मतलब हिस्टोरिकल जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं उसमें दिया गया है। मतलब हमारी अर्थ के बारे में भी और सारी इन्फॉर्मेंट के बारे में भी छोटी छोटी पहलू को उसमें संग्रह करके रखा गया है ताकि हम उसको जा करके अपनी पिछली जितनी भी चीज़ें उसको हम लोग विजुअल देख सकें। तो हम अब चलते हैं म्यूजियम में अपने बच्चों के साथ। ये लाइफ बच्चों के साथ हम इंजॉय करने के लिए लाए हैं ताकि बच्चे हमारे सारी चीज़ों को देख सकें। चलिए हम चलते हैं अपने म्यूजियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी अर्थ है, जो सबसे पहले जो हमारी अर्थ का स्टार्टिंग हुआ था उस समय हमारे पास अर्थ हमारी ऐसी दिखती थी। धीरे धीरे इसमें जो चेंजिंग आई, चेंजिंग को इसमें दर्शाया गया कि कैसे कैसे हमारी अर्थ में चेंजिंग हुई और यहाँ पे को दर्शाया गया। जैसे हमारे स्टार्टिंग में क्या था, उसकी कैसी पिक्चर दिख रही थी, वो सारी चीज़ इसमें स्टार्टिंग हुई, यानी कि हमारी सबसे पहले जो दिखाई गई है ऐसी हमारी चीज़ सबसे पहले। फिर चेंजिंग हुआ कुछ ऐसे धीरे धीरे हमारे पास लास्ट में ऐसे मिले जो हमारे पास लास्ट में दिखाया गया ये वाला, यानी कि जो न्यू हमारी अर्थ है तो हमारे पास यही आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हमारी प्रजाति जिसकी शुरुआत हमारी साउथ अफ्रीका से हुई थी। साउथ अफ्रीका की सबसे पहले हमारी ऐसी थी फिगर, फिर धीरे धीरे हमने उठना सीखा, फिर उसके बाद बड़ा होना, फिर जैसे हमारे बालक का रूप था उसके बाद भी हम मानव रूप में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दिया गया। टच नहीं करना है, बस आपको देखने के लिए बनाया गया, इसको टच नहीं करना है, ठीक है? कोई भी इसको टच नहीं करना है। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं।
क्यों, यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनीमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सन बाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुर ताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई?
ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर। हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग आए हैं राजगीर घूमने और यहाँ के बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। हम ये सब मेरे दोस्त वहाँ पर शूट हो रहा है, कैमरा लेके आए हैं लोग। हेलो गाइस, देखिए हम लोग जा रहे हैं ग्लास ब्रिज, हम लोग और जू घूम के आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टाटा, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अभिभावकगण का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके अपनी बच्चियों को राजगीर जाने के लिए हमारे ऊपर विश्वास किया है। खास करके क्योंकि आजकल कोई जल्दी अपनी बच्चियों को किसी दूसरे के साथ भेजता नहीं है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि हमारी गांव की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि शायद लड़कों को जितना छूट दिया जाता है उतनी लड़कियों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लड़की अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पाती जिस तरीके से वो जीने के लिए चाहती है। क्योंकि उसकी लाइफ ऐसे लगता है जैसे एक चार दीवारी के अंदर बंद हो पड़ी है। तो हम उसी चार दीवारी को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि अपने बच्चे और बच्चियों को भी राजगीर ले जाने के लिए तैयार हुए हैं। और फाइनली कुछ हमारे गार्जियंस, हमारे अभिभावकगण हमारे ऊपर विश्वास करके अपने बच्चियों को राजगीर जाने के लिए वो तैयार भी हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अभिभावकगण का, जिन्होंने अपनी बच्ची को खासकर मेरे भरोसे एक दिन के लिए सही हमें उनका माता पिता बना करके एक दिन हमारे ऊपर विश्वास किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभिभावकगण का। अपनी सभी बच्चियों के लिए 4 लाइन समर्पित करना चाहता हूँ कि ओस की कुछ बूंद होती है बेटियाँ, ओस की कुछ बूंद होती है बेटियाँ, स्पर्श छुड़ाओ तो रोती है बेटियाँ। बेशक एक कुल को रोशन करता है बेटा, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियाँ। हीरा अगर है बेटा
तो मोती है बेटियाँ। दोस्तों अब हमारी जू सफारी की जो सफ़र था वो हमारा समाप्त हो चुका है और अब हम आ गए हैं नेचर सफारी की तरफ, जहाँ पे ग्लास ब्रिज के बारे में हम लोग उसको विजुअली जाकर उस पर ट्रेवल करके देखेंगे आखिर जो ग्लास ब्रिज है वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसके अगल बगल की वादियाँ क्या है, उसका हम आनंद लेंगे। और ये हम आपके सामने विजुअली लेकर चलेंगे अपने बच्चों के साथ भी, क्योंकि हमारे पास लगभग 43 के आसपास हमारे बच्चे हैं। 1 बाई 1 करके एक बार तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वजन का भी वहाँ पे इशू है। तो 1 बाई 1 करके यानी कि लगभग एक बार में 12 के आसपास बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। तो 12 करके वो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स वहाँ पे जा करके उसको देखेंगे और हम भी आपको उसको विजुअली दिखाएंगे वो आखिर वो कैसा दिखता है, क्योंकि एशिया में ऐसा ग्लास ब्रिज है जो उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खास करके बिहार में एक नेचर को इतना अट्रैक्ट करता है कि शायद उसकी जो सौंदर्यता है वो पूरे भारत में फैली हुई है। तो चलिए हम उसको अब अपने आँखों से चल करके देखते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो चलिए हम उसके साथ चलते हैं।
ये तो मजा दे उम्र में कहाँ छोड़ा सा बढ़िया ही है बस भैया। ये दो लोग जा रहे हैं, लोग एक सर लगेंगे हैं, एक इनके स्टूडेंट है, मस्ती करते हुए जा रहे हैं लोग। ये हमारे टीचर हैं, देखिए इनको डर लग रहा है, हम पकड़ के ले जा रहे हैं। ओह ये बात है, चेला गुरु को सिखाने लगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब टीचर है, डर लग रहा है, बचा रहे हैं। ओह ऐसा, हम हीरो है ना, हीरो बच जाते हैं।
सर एक सर बोल रहे हैं जी। कि आप लोग यहाँ का आज नियम है उसको एकदम नियम पूर्वक पालन कीजिए। ये राजगीर है, बिल्कुल सही। आपका जागीर नहीं है ये। राजगीर के लिए टूर प्लान किया था वो हम लोग अब सारे चीज़ क्लियर करके, यानी कि जू सफारी, नेचर सफारी और ब्रह्मकुंड घूमते हुए अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन को पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ अपनी जर्नी का हम लोग हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं। थैंक यू। और फिर मिलेंगे हम, फिर जब हम लोग अगली प्लान बनाएंगे घूमने के लिए तब मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।